राजस्थान के 19 बाकी विधायकों को हाईकोर्ट से राहत। कोर्ट ने 24 जुलाई तक फैसला सुरक्षित रखा। तब तक पायलट गुट के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेंगे स्पीकर। राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बोले सीएम गहलोत, चट्टान की तरह खड़े रहें, जीत आपकी होगी। बीजेपी हो या कांग्रेस, अभी कोई चुनाव नहीं चाहता। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर ट्विटर वार, कहा पहले मध्य प्रदेश में गिराई सरकार, अब राजस्थान में रच रहे हैं साजिश। जावड़ेकर बोले ट्वीट पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस, देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का 85 साल की उम्र में निधन। तबीयत बिगड़ने के बाद लखनऊ के अस्पताल में 40 दिन से भर्ती थे। पीएम मोदी, सीएम योगी और शिवराज सिंह चौहान ने दी श्रद्धांजलि। और सीरो सर्वे की रिपोर्ट में खुलासा, दिल्ली में 23% आबादी हुई संक्रमित। कोरोना के बाद बनी एंटीबॉडी। केंद्र सरकार ने कहा N95 मास्क से नहीं रुकता कोरोना वायरस का प्रसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ राजश्री और आज हम बड़ी खबरों के साथ साथ आपको राजस्थान लिए चलेंगे, जहां पर सचिन गहलोत जो अभी तक मुश्किलों में दिख रहे थे, उन्हें आज थोड़ी सी राहत मिली है। और सचिन पायलट गुट के बीच और गहलोत के बीच जो जंग थी वो अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंची है। लेकिन इस बीच हाईकोर्ट से जो सचिन पायलट को फिलहाल राहत मिली है, उसके आधार पर विधानसभा स्पीकर अभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। हम आपको ये दिखाएंगे कि पूरा ये मामला कैसे अदालत तक पहुंचा, अदालत में क्या कुछ रहा और कौन सी ऐसी बातें रखी गई जिसकी वजह से सचिन पायलट फिलहाल थोड़े दिन के लिए राहत में दिख रहे हैं। वैसे हाईकोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल 3 दिन के लिए सुरक्षित रखा है। अब 24 जुलाई को फैसला आएगा, तब तक एक धुकधुकी सी लगी रहेगी इस ग्रुप में और उस गुट में भी। हालांकि अपने खेमे को एक तरह से राहत देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े रहें और किसी बात से न डरें कि सरकार गिर जाएगी, क्योंकि सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। गहलोत के इस विश्वास के पीछे की वजह क्या है, हम आपके सामने ये रखेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि सचिन पायलट और गहलोत की इस लड़ाई के बीच कांग्रेस कैसे घिरी हुई है, कांग्रेस के भविष्य पर कैसे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं और आने वाले दिनों में कांग्रेस को कहां-कहां और मुश्किलें हो सकती हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। जब कांग्रेस की मुश्किलों की बात चल रही है तो इन दिनों राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं और कांग्रेस की मुश्किलों के लिए भी अब उन्होंने मोदी को ही जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराने की साजिश की गई और उसे गिराया गया और अब राजस्थान में भी यही किया जा रहा है। राहुल गांधी के इन आरोपों पर, इस ट्विटर वॉर पर क्या कहना है बीजेपी का, हम आपके सामने ये भी रखेंगे। और बीजेपी कैसे राहुल गांधी पर और कांग्रेस को अपने निशाने पर रखती है, अपने जद में रखती है और उसके आधार पर जो आज कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर वार किया गया है, हम आपके सामने ये भी रखेंगे। उधर अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, उसकी पूरा एक विस्तृत रिपोर्ट और पूरा जायजा आपके सामने होगा। पीएम मोदी के आने की खबरों से वहां पर उत्साह दोगुना हो गया है और हालांकि शिवसेना ने इस बीच ये कहा है कि शिव सैनिकों को अयोध्या जाने के लिए किसी निमंत्रण या परमिशन की जरूरत नहीं है। संजय राउत भूमि पूजन के लिए सीएम उद्धव ठाकरे को बुलाए जाने को लेकर जवाब दे रहे थे और ये भी दिखाएंगे कि क्या इस बहाने उद्धव ठाकरे या शिवसेना को एक तरह से फिर से अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति बदल रही है, कुल मिलाकर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे बहुत ज़्यादा यकीन कांग्रेस पर नहीं करते हैं और जिस तरह से उन्होंने पिछले दिनों राजस्थान के हलचल के बाद तुरंत शरद पवार से मीटिंग की थी और शरद पवार ने जैसे अयोध्या मंदिर पर बयान दिया है, शिवसेना की यदि हम पुराने आंदोलन को देखें, शिवसेना की बातों को देखें, शिवसेना के दृष्टिकोण को देखें, खासकर अयोध्या मंदिर को लेकर, तो वो उससे बिल्कुल अलग है। शिवसेना ऐसे में एक ऐसी स्थिति में फंस गई है कि वो इधर जाए कि उधर जाए। शायद ये भी एक बड़ी वजह रही कि शिवसेना ने भी अयोध्या के इस राम मंदिर के भूमि पूजन में हिस्सा लेने की बात कही है।
चाहे उसे बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए। यहाँ तक उसने कहा है कि इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है। अयोध्या राम मंदिर के बहाने तमाम दलों की सियासत किस तरह से आगे पीछे हो रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और आने वाले भविष्य का संदेश किस तरह से इससे लिया जा सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच एक बड़ी बात ये भी है कि जब अयोध्या राम मंदिर का, हालांकि अब कहा जा रहा है कि अब राम मंदिर बनना शुरू होगा, तो इसके पहले भी योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए थे जब सावन की शुरुआत हुई थी, और ये कहा गया था कि अयोध्या राम मंदिर की नींव उन्होंने रखी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या राम मंदिर का क्रेडिट जो है वो किसी और को नहीं देना चाहते, और इसलिए एक बड़े समारोह के तौर पर अब इसको रखा गया है। और ये कहा गया है कि जिस घड़ी में राम लला जन्म लिए थे उस घड़ी में ही अयोध्या राम मंदिर के ये जो शुरुआत है, ये जो नींव है वो रखी जा रही है, जो नए राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के इस सियासत को कहें या इस प्लान को किस तरह से लिया जाना चाहिए, और कोई ये पहला मौका नहीं जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह का कोई प्लान बनाया है, इसके पीछे उनकी रणनीति क्या होती है, हम आपको ये भी समझाने की कोशिश करेंगे आज। तमाम खबरों के बीच देश में कोरोना को लेकर बड़ी चिंता है, और आज एक बड़ा अपडेट आया है। इसमें देश की राजधानी दिल्ली में ये जांचने के लिए सीरो सर्वे कराया गया था कि कहीं सामुदायिक संक्रमण तो शुरू नहीं हुआ। इस सर्वे का जो नतीजा आया है उससे आप चौंक जाएंगे। इस सर्वे के हिसाब से दिल्ली की करीब 23% आबादी, जी हाँ 23% आबादी इस वायरस के चपेट में है, लिहाजा बाकी लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, और ये तेज़ी से फैल रहा है दिल्ली में। ऐसे में ये जो सीरो सर्वे में जो परिणाम आए हैं उससे साफ हो गया है कि दिल्ली का हर चौथा शख्स जो है वो एंटीबॉडीज़ बन चुका है, और वो यहाँ पे जो कोरोना का संक्रमण है वो भी और फैलने वाला है। बड़ा ही संशय भरा ये रिपोर्ट आ रहा है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नहीं, दिल्ली में अब, कल तक ये था कि दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन आज इस रिपोर्ट के बाद ऐसा लग रहा है कि इतनी जल्दी राहत दिल्ली वालों को नहीं मिलने वाली है। और पूरे देश की भी यदि हम बात करें तो पूरे देश में भी कोरोना का जो पांव है वो धीरे धीरे पसरता जा रहा है, और वो लोगों को संक्रमित करता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो काफ़ी हद तक सफल तो रहे हैं, लेकिन ये इसका मतलब नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं, और ख़तरा अभी भी बहुत ही ज़्यादा है। इस बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर N95 मास्क के इस्तेमाल के खिलाफ भी चेतावनी जारी की है। N95 वो मास्क था जिसको ये माना गया था कि अगर आप N95 मास्क लगाकर घूम रहे हैं तो कोरोना संक्रमण से आपको बहुत राहत मिल सकती है। इसमें एक वॉल्व लगा रहता था। अब वही मास्क कैसे आपके लिए जानलेवा हो सकता है, इसके बारे में केंद्र सरकार ने अब एक नई एडवाइजरी, नई चेतावनी जारी की है। हम आपके सामने ये भी रखेंगे कि कैसे वॉल्व वाले मास्क पहनने वाले व्यक्ति को बहुत सुरक्षित नहीं माना जा सकता, और उससे दूसरों को संक्रमण का खतरा हो जाता है। हमने अगर मास्क पहना है तो अगर मैं बच भी जाऊं तो आपको मेरे इस मास्क पहनने से खतरा हो सकता है। हम आपको ये दिखाएंगे कि N95 मास्क के अलावा कौन सी ऐसी बातें हैं जो अब तक कोरोना संक्रमण के नाम पर हमें बताई गई कि आप ये करें, ये करें, ये करें, और फिर वो बदल दी गई। कुल मिलाकर ऐसी संशयात्मक स्थिति है कि ऐसा लग रहा है कि आखिर कोरोना के संक्रमण के दौरान हम क्या करें और क्या न करें, क्या करें क्या न करें की स्थिति भारत की चीन को लेकर भी है। चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय नौसेना के समुद्री फाइटर जेट MiG-29K को उत्तरी सेक्टर में तैनात करने का फैसला लिया गया है, क्योंकि भारत चाह रहा है कि चीन को जब बातचीत से बात न बने तो अपनी ताकत से कहीं न कहीं उसे एहसास दिला दिया जाए कि वो भारत को कमज़ोर न समझे। इसलिए हर तरह की तैयारी दिख रही है। नौसेना के P-8I निगरानी विमान पहले ही पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तैनात किए जा चुके हैं। उधर चीन से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका भी भारत के साथ सहयोग मजबूत कर रहा है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो जो अंडमान निकोबार का जो समुद्र है वो अब एक तरह से गढ़ बनने वाला है चीन पर नज़र रखने के लिए, भारत के लिहाज से भी और अमेरिका के लिहाज से भी। अमेरिका बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि उस जल
समंदर में वो आए और अपने जो पोत हैं वो तैनात कर ले ताकि वो चीन पर नज़र रख पाए। और इसके लिए भारत भी कई ऐसी जगह हैं भारत में जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और जिस पर कई बार अमेरिका कभी पाकिस्तान के नाम पर कभी चीन के नाम पर भारत को ऑफर कर चुका है कि वो वहाँ बेस बना सकता है और हमारे सैनिकों के साथ अभ्यास कर सकता है, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ था। अब हो रहा है नौसेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास के मद्देनज़र। इसके अलावा हम आपको इन तमाम खबरों को तो दिखाएंगे ही, साथ ही आपको हम दिखाएंगे कि देश की बात में आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को जाना जाए और एक ऐसे सितारे को भी याद करेंगे आज हम, जो कि हमारे और आपके लिए बहुत अहम है। चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। राजस्थान हाईकोर्ट ने अशोक गहलोत सरकार से बगावत करने वाले सचिन पायलट गुट की याचिका पर लगातार तीसरे दिन अगुवाई करते हुए फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया। अदालत ने सुनवाई करते हुए सचिन पायलट गुट की ओर दायर याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पायलट गुट को फौरी राहत दी है। फैसला सुरक्षित रखने के साथ ही हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक स्पीकर से भी नोटिस मामले में कार्रवाई पर रोक लगाने को कहा है। पिछले 10 दिन से राजस्थान में सत्ता को लेकर लगातार संघर्ष जारी है। अब 24 जुलाई को आने वाले फैसले से राजनीति की नई दशा और दिशा तय हो गई राजस्थान में। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट खेमे की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने फैसला 3 दिन के लिए सुरक्षित रख लिया। अब 24 जुलाई को फैसला आएगा, तब तक स्पीकर 19 विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। पायलट गुट की तरफ से हाई कोर्ट में दलील देते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा, विधानसभा स्पीकर ने विधायकों को जवाब देने के लिए 3 दिन का ही वक्त दिया, जबकि 7 दिन का देना चाहिए था। आखिर वो इतनी जल्दी में क्यों थे? दल बदल कानून तो इसलिए बनाया गया था ताकि कोई पार्टी ना बदल सके। रोहतगी ने आगे कहा कि हर मामले को अलग तर्कों के साथ देखना चाहिए। नोटिस शिकायत के दिन ही भेजा गया। नोटिस जारी करने के लिए कोई ठोस वजह नहीं बताई गई। नोटिस में वही सब कुछ लिखा गया है जो कुछ शिकायतकर्ता की शिकायत में था। पायलट गुट की तरफ से पक्ष रखते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा, बीएसपी के विधायकों को कांग्रेस में लाने पर की गई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पायलट गुट ने विधानसभा स्पीकर के उन्हें नोटिस दिए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई शुरू हुई थी। मंगलवार तक सभी पक्षों ने अदालत में अपनी दलीलें रखी। इसके बाद अदालत ने कांग्रेस के बागी विधायकों को 24 जुलाई तक की मोहलत दी है। मामला उस वक्त शुरू हुआ जब कांग्रेस सरकार में उठापटक के बीच सचिन पायलट ने बगावत का रास्ता पकड़ा। इस बीच गहलोत सरकार ने विधायकों की बैठक बुलाई और सभी को उसमें मौजूद रहने के लिए कहा, लेकिन पायलट समेत 19 विधायक बैठक में नहीं आए। जिसके बाद मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को 14 जुलाई को नोटिस जारी करके पूछा था कि क्यों न आपको विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया जाए। इसी के खिलाफ पायलट गुट हाईकोर्ट पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो राजस्थान में सियासी घमासान लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे की रणनीति बनाने के लिए विधायकों और मंत्रियों से होटल में चर्चा की। विधायक दल की 10 दिन में तीसरी बैठक थी। बैठक के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि देश में क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं, चट्टान की तरह खड़े रहें, विजय आपकी होगी। बीजेपी हो या कांग्रेस, चुनाव कोई नहीं चाहता। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता अजय माकन, राज्य इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस विधायक मौजूद थे। अशोक गहलोत के इस उधर राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच शहमात का जो खेल है वो जारी है। ऐसे में गुर्जर समाज पायलट के समर्थन में उतर आया और महापंचायत बुलाई गई है। हालांकि राजस्थान में गुर्जर समुदाय से आने वाले ज्यादातर विधायक अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं और ये अपने आप में एक विडंबना ही है, लेकिन गुर्जर समाज के पायलट को समर्थन देने के बाद अब अशोक गहलोत पर दबाव थोड़ा सा बढ़ता दिख रहा है। 26 जुलाई को गुरुग्राम में गुर्जर समाज की बैठक प्रस्तावित है जिसमें सचिन पायलट को समर्थन देने का ऐलान हो सकता है। फिलहाल राजस्थान के 8 गुर्जर समुदाय के विधायकों में से करीब 6 विधायक गहलोत के साथ मजबूती से खड़े दिख रहे हैं।
सत्ता की लड़ाई में सीएम गहलोत को भले ही फौरी तौर पर राहत मिली हो, लेकिन सियासी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। सचिन पायलट जहां अभी सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं उन्होंने गहलोत सरकार पर दबाव बनाना जारी रखा है। खबरों के मुताबिक गुरुग्राम के रिठौज गांव में गुर्जर समाज के लोग 26 जुलाई को महापंचायत करने जा रहे हैं। इसमें हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के गुर्जर समाज के लोग शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस महापंचायत में सचिन पायलट के समर्थन की बात की जाएगी। सचिन पायलट का गुर्जर समाज में काफी दबदबा है। उनके पिता राजेश पायलट भी बड़े गुर्जर नेता रहे हैं। ऐसे में अब जब सचिन पायलट अपने राज्य में संकट में हैं और कांग्रेस ने उन्हें इस तरह साइडलाइन कर दिया है, तो एक बार फिर गुर्जर समाज सचिन पायलट के पक्ष में लामबंद हो रहा है। हालांकि कोरोना संकट के बीच भीड़ न इकट्ठी करने का नियम अभी भी लागू है। ऐसे में इस पंचायत का स्वरूप कैसे होगा और कितने लोग शामिल होते हैं, इसे लेकर अब कोई खुलासा नहीं हुआ है। अब कांग्रेस ने सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया था। तब भी राजस्थान में सुरक्षा बढ़ाई गई थी, क्योंकि 2018 में जब सचिन पायलट की जगह अशोक गहलोत सीएम बनाए गए थे, तब सचिन पायलट के समर्थकों ने प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया था। लिहाजा इस बार सरकार अलर्ट पर थी। राजस्थान में करीब 6% गुर्जर समुदाय की आबादी है और 2018 में 8 विधायक गुर्जर समुदाय से चुनाव लड़कर आए थे। इसमें 7 कांग्रेस और 1 ने बीएसपी से जीत दर्ज की थी, जो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गई। हालांकि सचिन पायलट ने 18 विधायकों के साथ गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूका, तो महज 2 गुर्जर समुदाय के विधायक ही साथ आए। बाकी ने उन पर भरोसा नहीं जताया। ऐसे में गुर्जर समाज की होने वाली बैठक पर सबकी नजर होंगी। अगर गुर्जर समाज सचिन पायलट के पीछे लामबंद होता है, तो गुर्जर विधायकों के ऊपर भी दबाव बढ़ जाएगा। कह सकते हैं कि पहला राउंड गहलोत के पक्ष में जरूर गया है, लेकिन सत्ता का संघर्ष अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बीच ट्विटर पर दिलचस्प जंग छिड़ी है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर मोदी सरकार के कथित नाकामियों का कैलेंडर जारी किया। उस ट्वीट का जवाब देते हुए जावड़ेकर ने सिलसिलेवार सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। साथ ही कांग्रेस पर जवाबी तीर चलाते हुए पिछले महीनों में राहुल की विफलताओं का ब्यौरा दिया। जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ट्वीट पार्टी बनकर रह गई है। देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कैलेंडर जारी करके मोदी सरकार के पिछले 6 महीने की उपलब्धियों पर तंज कसाया। उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिशों को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा है। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कोरोना काल में मोदी सरकार की 6 उपलब्धियां बताई, जिनमें उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार गिराने और राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश करने का जिक्र किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एक तरफ देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो दूसरी ओर मोदी सरकार कांग्रेस की सरकारों को गिराने में व्यस्त है। अपने ट्वीट में राहुल ने लिखा, कोरोना काल में मोदी सरकार की उपलब्धियां। फरवरी, नमस्ते ट्रंप। मार्च, एमपी में सरकार गिराई। अप्रैल, मोमबत्ती जलवाई। मई, सरकार की 6वीं सालगिरह। जून, बिहार में वर्चुअल रैली। जुलाई, राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश। इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। इससे पहले राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार के रवैये की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत नेता का भ्रमजाल फैलाया है और यही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है। चीनी सैनिक हमारे इलाके में बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री सच्चाई को नकार रहे हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बचाव में उतरे। उन्होंने जवाबी हमला करते हुए राहुल गांधी को सवालों के घेरे में खड़ा किया। ट्वीट में लिखा, राहुल गांधी जी, अपने पिछले 6 महीने की उपलब्धियों पर आप भी ध्यान दें। फरवरी, शाहीन बाग और दंगे। मार्च, ज्योतिरादित्य सिंधिया और एमपी को गंवाना। अप्रैल, प्रवासी मजदूरों को उकसाना। मई, कांग्रेस की ऐतिहासिक हार की 6ठी सालगिरह। जून, चीन का बचाव करना। जुलाई, राजस्थान में कांग्रेस पतन के कगार पर। इतना ही नहीं, प्रकाश जावड़ेकर ने आगे लिखा कि राहुल बाबा, आप भारत की उपलब्धियां भी लिख लें, जिनमें कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। औसत केस के मुकाबले देश में स्थिति बेहतर है। एक्टिव केस और मौत के आंकड़ों में अमेरिका के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है। आपने मोमबत्तियां जलाने का मजाक उड़ाकर देश की जनता और कोरोना वॉरियर्स का मजाक उड़ाया है। कांग्रेस पार्टी अब केवल ट्वीट की पार्टी बनकर रह जाएगी, क्योंकि जनता में काम नहीं, एक के बाद एक राज्य गंवा रहे। आज उन्होंने ट्वीट किया, फरवरी से जुलाई तक क्या किया, तो हम भी उनको जरा हिसाब बताते कि राहुल बाबा 6 महीने की आपकी उपलब्धि क्या क्या है। फरवरी में शाहीन बाग और दंगे, मार्च में
सिंधिया और मध्य प्रदेश गंवाना, अप्रैल में श्रमिकों को उकसाना, मई में ऐतिहासिक हार की 6ठी वर्षगांठ, जून में चीन की वकालत और जुलाई में राजस्थान में पार्टी तबाह। जावड़ेकर साहब, आप इतना प्रदूषण पॉलिटिक्स में क्यों लाते हो? आप तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हो, आपको तो प्रदूषण खत्म करना चाहिए। देश के सामने बड़े संकट आए हुए हैं आज के दिन, और मैं समझता हूं आपको उन संकटों का सामना करना चाहिए, ना कि राहुल जी के ऊपर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। मैं केवल इतना ही आपको कहूंगा कि जो आपने बातें गिनाई हैं, जिसके बारे में आपने कहा है, मुझे शायद लगता है कि आपको ज्यादा जानकारी है। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं, फिर चाहे वो चीन का मसला हो या फिर कोरोना संकट की बात हो। राहुल गांधी लगातार अपना वीडियो ब्लॉग निकाल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर मोर्चे पर नाकाम बता रहे हैं। उधर मोदी सरकार के मंत्रियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। वो लगातार राहुल गांधी की काबिलियत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार ले चलते हैं आपको। चुनाव आयोग भले ही बिहार में तय समय पर विधानसभा चुनाव कराने की बात लगातार कह रहा हो, मगर तेजी से बढ़ता कोरोना संक्रमण इसमें मुश्किलें पैदा कर सकता है। अगर अगस्त तक कोरोना के प्रसार में कमी नहीं आई तो विधानसभा चुनाव कराने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा चुनाव आयोग का मानना है। हालांकि आयोग समय पर चुनाव कराने को लेकर सभी दलों के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन कोरोना के बाद अब बारिश और बाढ़ ने भी चुनावी तैयारियों पर खासा असर डाला है। जो तस्वीरें हमारे पास लगातार पहुंच रही हैं बिहार से, वो ऐसी हैं जो ये साबित कर रही हैं कि आने वाले दिन बिहार के निवासियों के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। ऐसे में चुनाव कैसे हो, देखिए रिपोर्ट। जून तक बिहार में कोरोना का प्रकोप नियंत्रित दिख रहा था, लेकिन जुलाई में अचानक से मामलों में तेजी आई। राज्य में संक्रमितों की संख्या 30,000 के करीब पहुंच गई है और हर दिन मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। वर्तमान में जैसे हालात हैं, उसमें और तेजी आने की आशंका जताई जा रही है। कोरोना के कहर के बीच राज्य का बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में भी है। ऐसे में कोरोना और बाढ़ का असर चुनावी तैयारियों पर पड़ना तय माना जा रहा है। अभी तक मतदाता सूची को अपडेट करने और नए वोटर का नाम जोड़ने का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि चुनाव आयोग तय समय पर चुनाव की संभावना तलाश रहा है। सभी दलों से बातचीत का सिलसिला जारी है। बातचीत की प्रक्रिया पूरी होने और सभी दलों की राय लेने के बाद ही चुनाव आयोग इस पर अंतिम फैसला लेगा। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को पूरा हो रहा है। कानूनी संविधान संसद को विधानसभा का कार्यकाल 1 साल और फिर 6 महीने के लिए बढ़ाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 172 के तहत ऐसा किया जा सकता है, मगर ये तभी किया जा सकता है जब आपातकाल लगा हो। महामारी या किसी अन्य परिस्थिति के मद्देनजर विधानसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसे में अगर विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव नहीं कराए जा सके तो फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का ही विकल्प बचता है। वैसे चुनाव की चर्चा करें तो अभी बिहार की राजनीति कोरोना के इर्द गिर्द ही घूम रही है। एनडीए जहां कोरोना के दौरान बेहतर व्यवस्था और गरीबों को अनाज देने की बात प्रमुखता से उठा रहा है, तो वहीं विपक्ष वक्त रहते सही कदम न उठाने और कोरोना बढ़ने के लिए सरकार की लापरवाही को मुद्दा बना रही है। इन सब मुद्दों के बीच वोटों के ध्रुवीकरण में अहम भूमिका निभाने वाले फैक्टर भी काम कर रहे हैं। आरजेडी जहां माय यानी मुस्लिम यादव समीकरण के अलावा युवा वोटरों पर निगाहें रखे हुए है, तो वहीं जेडीयू महादलित वोटरों को लुभाने में जुटी है। शराबबंदी और महिला आरक्षण के जरिए महिलाओं को भी पाले में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह बीजेपी को उम्मीद है कि आर्थिक आधार पर 10% स्वर्ण आरक्षण का जो लाभ केंद्र सरकार ने दिया है, उससे उसका कोर वोट बैंक और मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज निधन हो गया। उन्हें 11 जून को सांस लेने में तकलीफ और बुखार के चलते लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालजी टंडन के निधन पर दुख जताया है। यूपी सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। लीवर में दिक्कत होने की वजह से 14 जून को उनका ऑपरेशन किया गया था। हालत में सुधार न होते देखकर केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि लालजी टंडन समाज के लिए किए गए अपने कामों के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। यूपी में बीजेपी को मजबूत करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी टंडन के निधन पर दुख जताया है।
लखनऊ से सांसद रहे लालजी टंडन अकेले ऐसे नेता थे जिन्हें मायावती राखी बांधती थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भी उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी। राम मंदिर की बात करते हैं। राम मंदिर निर्माण की नींव जल्द ही रखी जाएगी। खबरों के अनुसार 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होगा। इसके बाद मंदिर बनना शुरू होगा। इस बीच शिवसेना ने भी अयोध्या और राम मंदिर को लेकर बयान दिया है। शिवसेना के सांसद संजय राउत से जब भूमि पूजन के लिए निमंत्रण को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे या किसी और शिव सैनिक को अयोध्या जाने के लिए किसी के बुलावे की जरूरत नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन में पीएम मोदी भी शिरकत कर सकते हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। बीजेपी के साथ ही शिवसेना भी राम मंदिर निर्माण का मुद्दा जोर शोर से उठाती रही है। आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या जाने पर जानकारों का क्या कहना है कि क्यों ऐसा होता है कि जहां पर पहले मुख्यमंत्री जाकर कुछ कराया होता है वहां फिर से प्रधानमंत्री जाते हैं। जहां रक्षा मंत्री को जाना होता है, मैं चीन के बॉर्डर की बात कर रही हूं, वहां रक्षा मंत्री के उस यात्रा को स्थगित किया जाता है और प्रधानमंत्री मोदी स्वयं जाते हैं। जानकारों का इस पूरे मसले पर टिप्पणी क्या है कि आखिर प्रधानमंत्री की इस रणनीति के पीछे की सोच क्या होती है, हम आपको ये बताएंगे। अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर पर महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार की अगुआ शिवसेना मुखर होकर बोल रही है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब सीएम नहीं थे तब भी अयोध्या गए थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी गए हैं। अयोध्या और शिवसेना का एक अलग ही नाता रहा है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। शिवसेना राजनीति के लिए अयोध्या नहीं जाती है। राउत ने दावा किया है कि राम मंदिर बनाने का रास्ता शिवसेना ने तैयार किया है। उद्धव ठाकरे को भूमि पूजन के लिए निमंत्रण मिलने के बारे में कहा कि अयोध्या जाने के लिए किसी तरह के न्योते की जरूरत नहीं है। राम मंदिर के निर्माण में जो बाधाएं थी वो रास्ता साफ करने का काम शिवसेना ने किया है 20 साल पहले। वो सब बाधाएं हटा दी, आपको मालूम है। तो हमें मालूम है अयोध्या जाने का रास्ता क्या है और कैसा है। संजय राउत का ये बयान इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि हाल ही में एनसीपी मुखिया शरद पवार ने पीएम मोदी के अयोध्या जाने को लेकर तंज किया था। पवार ने कहा था कि कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर बनाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। इस पर संजय राउत ने कहा कि कोरोना की लड़ाई सफेद कपड़े पहने डॉक्टर ही भगवान के आशीर्वाद से लड़ रहे हैं। डॉक्टरों के योगदान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने भी कबूल किया है। महाराष्ट्र सरकार के 3 दलों की ये कैसी नौटंकी है, कैसी विडंबना है। एक और एनसीपी के नेता भगवान राम मंदिर के भूमि पूजन पर सवाल खड़े करते हैं। उन्हीं के साथ बैठी हुई शिवसेना दूसरी ओर भूमि पूजन के न्योते का इंतजार करती है। जब भूमि पूजन पर उन्हीं के साथी जब सवाल उठा रहे थे तो शिवसेना चुप क्यों थी? खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे। सीएम योगी भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े सभी लोगों को भूमि पूजन कार्यक्रम में बुलाए जाने की योजना है। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे बुजुर्ग नेताओं को भी बुलाया जाएगा। तो राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रही उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा को भी निमंत्रण देने की तैयारी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी आमंत्रित किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार कार्यक्रम में 50 से अधिक वीआईपी शामिल नहीं होंगे। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भूमि पूजन में शिरकत कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। अयोध्या के 5 से 6 क्षेत्रों में बड़े स्क्रीन भी लगाए जाएंगे ताकि श्रद्धालु भी अपनी अपनी जगह से भूमि पूजन कार्यक्रम को देख सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। आगे हम आपको राम मंदिर के नए मॉडल की तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जो 5 अगस्त को जाने वाले हैं अयोध्या में, इसके पहले योगी आदित्यनाथ श्रावण मास की शुरुआत में ही अयोध्या जा चुके हैं। ये कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ वहां नींव रखने गए थे। आदित्यनाथ ने ऐसा किया भी था, पूजन किया, नींव रखी गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, जो जानकारों के अनुसार ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी भी काम का, ऐसा काम जिसका व्यापक प्रभाव पड़ने वाला हो,
उस काम को किसी और को क्रेडिट नहीं देना चाहते। इसलिए राम मंदिर का मसला हो या भारत और चीन सीमा पर तनाव का मसला हो, प्रधानमंत्री मोदी खुद जाते हैं। ये उनके ब्रांडिंग का हिस्सा आप कह सकते हैं, उनकी एक खास रणनीति है। वो दिखते हैं कि एक ऐसा नेता जो सब कुछ कर सकता है। हाल फिलहाल में राहुल गांधी ने उन पर आरोप लगाया था कि 56 इंच का सीना कहकर वो आए थे और एक ऐसे व्यक्ति को भारत की जनता ने चुना था जो सब कुछ कर सकता है और एक ऐसा व्यक्ति जो जननायक की छवि रखता है। अब वो छवि धूमिल हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी को इस पर ध्यान देना चाहिए। जानकारों का यही मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस छवि को खत्म नहीं होने देना चाहते। इसलिए ये बड़ा शोर शराबा हो रहा है कि राम मंदिर की नींव प्रधानमंत्री रख रहे हैं। सच्चाई ये है कि राम मंदिर के जो नया मॉडल जिसकी तस्वीरें अब आ रही हैं, इसका जो एक पूरा स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, इसका पूरा आर्किटेक्ट कैसा होगा, ये सब कुछ पहले ही तय हो चुका था और जिसकी नींव योगी आदित्यनाथ रख चुके थे। लेकिन प्रधानमंत्री अब जाएंगे। ऐसे ही चीन के सीमा पर जब रक्षा मंत्री वहां जाने वाले थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यात्रा को पीएमओ के द्वारा स्थगित करवाया गया और उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी वहां गए, उन्होंने संदेश दिया। रक्षा मंत्री हाल फिलहाल में गए हैं वहां पर और उन्होंने भी संदेश दिया। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि एक एक करके वो काम जिसका प्रभाव पड़ेगा आम जनता पर, वो प्रधानमंत्री मोदी अपने नाम पर रखते हैं। इसको आप राजनीतिक भाषा में यदि देखें, सियासी भाषा में इसको समझने की कोशिश करें तो इसको कहते हैं शिलापट्ट की राजनीति, कि पत्थर तो मेरे ही नाम का लगेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर के नए मॉडल की तस्वीर आपको दिखाते हैं। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के मॉडल में कुछ बदलाव किया गया है। पुराने मॉडल के मुताबिक 2 ही मंजिलें बननी थी, लेकिन अब राम मंदिर 3 मंजिलों का होगा। मंदिर की ऊंचाई और शिखर की संख्या में भी काफी कुछ बदलाव आया है। राम मंदिर में अब 3 नहीं बल्कि 5 शिखर होंगे। मंदिर की लंबाई 268 फुट और चौड़ाई 140 फुट होगी। मंदिर का मूल स्वरूप हालांकि लगभग वही रहेगा। मंदिर के गर्भगृह और सिंह द्वार के नक्शे में कोई बदलाव नहीं होगा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंदिर में अग्रभाग, सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप को छोड़कर लगभग सबका नक्शा बदल दिया जाएगा। पूरे मंदिर में 318 स्तंभ होने वाले हैं, यानी हर तल पर 106 स्तंभ होंगे। मंदिर की ऊंचाई पहले के प्रस्तावित 128 फुट के मुकाबले 161 फुट होगी। तो एक तरफ राम मंदिर बन रहा है, शरद पवार इसकी आलोचना कर चुके हैं, कह चुके हैं कि राम मंदिर के बहाने कुछ लोग अपने सियासी भविष्य को तय कर रहे हैं, जबकि देश कोरोना से लड़ रहा है। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है। इसकी समझ जब हो जाएगी देश के सियासी नेताओं को, तब ये देश एक सही रास्ते पर चलेगा। बहरहाल शरद पवार का ये जो बयान आया था वो कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण माना गया। हालांकि सियासी जिसको बोला जाए ज़बानी जंग में ये सब कुछ घुल मिल कर रह गया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो मौजूदा स्थिति की जानकारी दी है वो कई चिंताएं बढ़ा रही है। इस जानकारी के मुताबिक दिल्ली में वर्तमान स्थिति को यदि आप आंकने की कोशिश करेंगे तो एक खास सर्वे के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि भले ही अभी तक सामुदायिक संक्रमण दिल्ली में शुरू नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली की लगभग 23% आबादी इस वायरस के चपेट में है। बाकी 77% आबादी को बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, ये स्वास्थ्य विभाग ने कहा है। इस सर्वे से साफ है कि दिल्ली के लोगों ने इस बीमारी को मात देने की पूरी कोशिश तो की है, लेकिन अभी सारी कोशिशें नाकाफ़ी हैं। दिल्ली के 11 ज़िलों में लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों पर यह सर्वे किया गया। ये वो वक्त था जब दिल्ली में हर रोज़ 3 से 4 हज़ार के बीच कोरोना संक्रमित मामले सामने आ रहे थे। अब सीरो सर्वे में जो रिजल्ट सामने आए हैं उनसे साफ हो गया है कि दिल्ली के हर चौथे शख्स में कोरोना एंटीबॉडीज बन चुकी है, जो कि एक अच्छी खबर है, जो कोरोना वायरस को रोकने में मददगार साबित हो सकती है भविष्य में। सीरो सर्वे के मुताबिक दिल्ली के 11 में से 8 जिलों में 20% जनसंख्या इससे संक्रमित है, यानी कि अब इनमें एंटीबॉडी धीरे धीरे तैयार हो चुकी है। ऐसे में जो प्लाज्मा बैंक का कॉन्सेप्ट है, जो धारणा है, उसको बहुत लाभ मिल सकता है, बहुत मजबूती मिल सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में 27 जून से लेकर 10 जुलाई तक किए गए सीरो सर्वे की रिपोर्ट से पता चला है कि राजधानी की लगभग 1/4 आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी है।
रिपोर्ट के अनुसार 22.86% लोगों में कोरोना की एंटीबॉडी मिली है। सीरो सर्वे का ये डेटा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है। इसे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और दिल्ली सरकार ने मिलकर किया था। हमारी दिल्ली की पॉपुलेशन 22.86% थी। आज की तारीख में इससे एक्सपोजर हुआ है या संक्रमित हम उसको मान सकते हैं। इससे हमें एक और चीज पता चलती है कि हमारे लॉकडाउन वाले मेजर्स और जो कंटेनमेंट मेजर्स एक एग्रेसिव रूप से लिए गए, जिससे कि शुरुआत से ही हम लोग इसको इन्फेक्शन को एक उग्र रूप लेने से रोक पाए, वो एक हमको इसकी सफलता की ओर भी ध्यान दिलाती है। और साथ ही एक और बात जो मुख्य है वो है 77% जनता और 77% आबादी हमारी दिल्ली की आज भी वल्नरेबल है, मतलब कि वो इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल है। सीरो सर्वे के डेटा पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राहत जताई है और अपने बयान में कहा है कि महामारी के 6 महीने बीत जाने के बाद भी दिल्ली में करीब 23% लोग ही कोरोना की चपेट में आए हैं। ऐसा लॉकडाउन लगाने, कंटेनमेंट जोन बनाने की वजह से हुआ है। दिल्ली के लोगों के सहयोग की भी तारीफ की गई। सीरो सर्वे में दिल्ली के सभी 11 जिलों को कवर किया गया। सर्वे में शामिल टीमों ने सहमति लेने के बाद कुछ चुनिंदा लोगों के खून के नमूने भी लिए। इसके बाद इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के मानकों के मुताबिक एंटीबॉडी टेस्ट किया गया। इस सर्वे में लैब स्टैंडर्ड के मुताबिक 21,387 सैंपल जमा किए गए थे। इस टेस्ट की मदद से ये जाना गया कि आखिर कितने लोगों के अंदर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। उधर हम आपको बता दें कि दिल्ली में जो ये सीरो सर्वे किया गया है उसके हिसाब से आखिर कितने लोगों के अंदर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार हो चुकी है ये भी स्पष्ट हुआ है। इस सर्वे में एंटीबॉडीज का रैपिड टेस्ट करके पता लगाया गया कि हर एक शख्स में कोरोना एंटीबॉडी बनी है या नहीं। इससे पता लगता है कि क्या शख्स कभी कोरोना मरीज के संपर्क में आया था या नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बताया है कि देश में फिलहाल 4,02,529 सक्रिय केस हैं अभी तक, जबकि 7,24,577 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में 10 लाख की आबादी पर 837 मामले हैं। मृत्यु दर घटी है और मृत्यु दर घटकर अब 2.43% हो गई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि देश में 2 वैक्सीन अभी ट्रायल के स्तर पर हैं। ये ट्रायल के पहले और दूसरे चरण में है। सभी को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए अभी से बातचीत शुरू हो चुकी है। उधर लोगों द्वारा वॉल्व वाले N95 मास्क के इस्तेमाल के खिलाफ केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर चेतावनी जारी की है। केंद्र का कहना है कि ये मास्क कोरोना वायरस को फैलने से नहीं रोकते और इनका इस्तेमाल वायरस की रोकथाम के लिए अपनाए गए उपायों के लिए हानिकारक है। अभी तक ये माना जा रहा था कि अगर आपके पास N95 मास्क है तो आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि लोगों द्वारा N95 मास्क का अनुचित इस्तेमाल किया जा रहा है, खास तौर पर वॉल्व वाले मास्क का। इसे रोका जाना चाहिए ताकि कोरोना के प्रसार को सीमित किया जा सके। आप ये रिपोर्ट देखिए और इस रिपोर्ट के हिसाब से आप समझ पाएंगे कि आखिर ये N95 मास्क कैसे फायदे के बदले हमें नुकसान पहुंचा रहा है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर N95 मास्क पहनने के खिलाफ चेतावनी जारी कर कहा है कि इससे वायरस का प्रसार नहीं रुकता और ये महामारी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के विपरीत है। स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक राजीव गर्ग ने राज्यों के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मामलों के प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि ऐसा देखा गया है कि जनता और स्वास्थ्य कर्मचारियों की ओर से N95 मास्क का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर वो मास्क जिसमें छेद है। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक ने सलाह दी है कि घर पर बने मास्क का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध फेस मास्क को भी खरीद सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक की ओर से ये भी कहा गया है कि ये लोगों की जानकारी में लाया जा रहा है कि छिद्र युक्त N95 मास्क इस्तेमाल के लिए हानिकारक हो सकता है। ये मास्क कोरोना वायरस को फैलने से नहीं रोकता। लोगों से अपील है कि वो N95 मास्क के इस्तेमाल से बचें और जितना हो सके घर पर बने मास्क का इस्तेमाल करें।
एडवाइजरी में ये भी बताया गया है कि कैसे घर पर मास्क को बनाया जा सकता है और मास्क कितना फिट रहे कि कान, नाक और मुंह के पास किसी तरह की कोई जगह खाली ना रहे। इससे पहले भी अप्रैल में सरकार ने एडवाइजरी जारी कर कहा था कि घर से बाहर निकलने पर घर पर बने मास्क का इस्तेमाल करें ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। एडवाइजरी में कहा गया था कि इन मास्क कवर को रोजाना धोना या साफ किया जाना जरूरी है। इसके अलावा बताया गया था कि मुंह को ढकने के लिए कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। कोरोना वायरस महामारी से बचाव में सबसे बड़ी उम्मीद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन बनकर आई है। इस वैक्सीन पर ह्यूमन ट्रायल चल रहा है और ट्रायल में बेहतर रिजल्ट सामने आए हैं, बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। भारत में भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जाएगा। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बड़े पैमाने पर इस वैक्सीन का उत्पादन करेगी। खबरों की माने तो भारत में बनने वाली वैक्सीन का 50% हिस्सा देश में ही इस्तेमाल लाया जाएगा, जबकि 50% वैक्सीन को अन्य देशों में भेजा जाएगा। कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच सबकी उम्मीदें अब जल्द से जल्द वैक्सीन बनने पर टिकी है। दुनिया के कई देश अकेले या फिर मिलकर कोरोना वैक्सीन के शोध में लगे हैं। अच्छी खबर यह है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पहले और दूसरे फेज के ट्रायल में सफल साबित हुई है। अब तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। भारत में इसके लॉन्च से पहले यहाँ भी वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कोरोना वैक्सीन विकसित करने में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का भी साथ मिल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया में दवा बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। कंपनी का कहना है कि वो एक हफ्ते के अंदर इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने का लाइसेंस लेने के लिए भारतीय दवा नियामक के पास आवेदन करेगी। भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहले इस बात का ऐलान कर चुकी है कि वो जितनी भी वैक्सीन बनाएगी उसका 50% हिस्सा भारत और 50% हिस्सा बाकी देशों के लिए होगा। ऐसे में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन तैयार होने पर भारत को आधी खेप मिल सकती है। इस वैक्सीन के अभी पहले और दूसरे फेज के नतीजे ही आए हैं। हालांकि तीसरे फेज का ट्रायल ब्राजील में शुरू हो चुका है। इसमें 5000 लोग हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा ही ट्रायल साउथ अफ्रीका में होगा। फिर भारत में इसका ट्रायल करने की योजना है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने को लेकर पूरी तैयारी कर चुका है। अगले 3 महीनों में लाखों खुराक बनाने की प्लानिंग है। इन्हें भारत में ही बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। विकास दुबे और उसके 5 साथियों की कथित मुठभेड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग में नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस आर भानुमति के नामों का सुझाव देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है। ये आवेदन सुप्रीम कोर्ट की पीठ द्वारा दिए गए आदेश के मद्देनजर दायर किया गया है, जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस ए एस बोपन्ना ने उत्तर प्रदेश राज्य को विकास दुबे और उनके सहयोगियों की कथित मुठभेड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग में शामिल करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों के नाम के सुझाव वाली सूची के साथ अधिसूचना का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया गया था। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि प्रथम दृष्टया सबूत है कि दुबे का एनकाउंटर और उसके संपत्ति का विध्वंस एक सुनियोजित और मुखर आपराधिक साजिश के तहत किया गया, जिसमें न केवल यूपी पुलिस के शीर्ष पुलिस अधिकारी बल्कि राज्य प्रशासन के लोग भी शामिल हैं। याचिकाकर्ता ने कहा है कि इसलिए ये सुनिश्चित करना समझदारी होगी कि राज्य प्रशासन को एसआईटी या न्यायिक आयोग के सदस्यों को चुनने से दूर रखा जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम में बच्चों को कोविड-19 से बचाने को लेकर स्वतः संज्ञान लेने के मामले पर केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि शेल्टर होम में बच्चों के लिए कितना फंड मुहैया करवाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से बच्चों की सुरक्षा के लिए दिए गए फंड की पूरी जानकारी मांगी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। अदालत ने एमाइकस क्यूरी गौरव अग्रवाल से कहा कि बच्चों के लिए आश्रय गृहों के प्रबंधन के लिए राज्यों द्वारा अपनाई जा रही अच्छी प्रथाओं पर एक नोट तैयार करें कि किस तरह से ये प्रथा मददगार साबित हो रही है और कैसे इसे और बेहतर बनाया जा सकता है।
कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया है कि भारत ताज़ा वैश्विक हालात में किसी गठबंधन का हिस्सा बनने नहीं जा रहा है, बल्कि वो खुद अपनी ताकत के बूते आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। जयशंकर ने यह भी कहा है कि गुटनिरपेक्षता एक विशिष्ट युग के लिए थी। भारत अब सिर्फ इसका दर्शक बनकर नहीं रहेगा, क्योंकि हाल के वर्षों में कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन जैसे मामलों में भारत का योगदान बहुत आगे बढ़ा है। जयशंकर ने चीन के उदय, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था जैसे कई विषयों पर बोलते हुए भारत के भविष्य का एक विशिष्ट खाका खींचा। देखिए रिपोर्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक शब्दों में कहा है कि चीन के रवैये से दुनिया में कई तरह के बदलाव आ रहे हैं और इसकी वजह से नए वैश्विक गठबंधन के आसार भी बन रहे हैं, लेकिन भारत किसी भी तरह के गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा। जयशंकर के मुताबिक एक या दो शक्तियों पर केंद्रित रहने वाली वैश्विक व्यवस्था का अंत हो चुका है और अब जो नया ढांचा विकसित हो रहा है उसमें कई तरह की छोटी बड़ी शक्तियां सक्रिय होंगी। श्री एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि चाइना की जो प्रभुता बढ़ी है उसने चाइना के जो पड़ोसी देश हैं उन पे बहुत बुरा असर दिखाया है और इसके लिए जिम्मेदार है एक ही बिंदु कि जो गैप चीन के डेवलपमेंट और बाकी देशों के बीच में डेवलपमेंट में हुआ है वो इसका मुख्य कारण है। चीन के साथ भारत के बेहद तनावपूर्ण रिश्ते और अमेरिका के साथ गहरे होते रणनीतिक रिश्तों को देखते हुए विदेश मंत्री का ये बयान काफी मायने रखता है। उनके बयान से ये साफ है कि भारत भी अपने आप को एक उभरती शक्ति के तौर पर देख रहा है और वो किसी गठबंधन का हिस्सा बनने की जगह खुद एक महाशक्ति के तौर पर उभरना चाहता है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को अब जोखिम उठाने की आदत भी छोड़नी होगी और बहुराष्ट्रीय मंचों पर आश्रित रखने की मनोदशा की भी तिलांजलि देनी होगी। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी ने एक सेमिनार के अंदर में बाखूब कहा है कि इंडिया और चाइना के अंदर में जो डेवलपमेंट में गैप आया है पिछले 3 दशक में, उसकी रिलेशनशिप के ऊपर में इम्प्लीकेशन है। जो चाइना का राइज है और जिस प्रकार बढ़ा है चाइना, उसने पूरे दुनिया को इफेक्ट किया है और बहुत प्रोफाउंडली इफेक्ट किया है और इसने हमारा जो इमीडिएट नेबरहुड है इसके अंदर भी बहुत इम्पैक्ट हुआ है। भारत किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगा। इस बयान के जरिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि चीन हो या फिर अमेरिका, भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। साथ ही ये भी संकेत दिया है कि वो आंख मूंद कर अमेरिका पर भी भरोसा नहीं करने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर भारत और चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारतीय और अमेरिकी नौसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ। बीते समय में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध भी खासे मजबूत हुए हैं। अमेरिका के रक्षा सचिव मार्क एस्पर ने इन मुद्दों पर अपना पक्ष रखा और दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। एस्पर ने भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को बेहद अहम कहते हुए कहा कि 21 सदी से सभी महत्वपूर्ण रक्षा संबंधों में से एक है। मौजूदा वक्त में अमेरिका नौसेना के 7वें बड़े का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज हिंदी महासागर में भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहा है। यूएसएस निमित्ज अमेरिकी नौसेना का सबसे ताकतवर विमान वाहक पोत है। और अब देखते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को। 21 जुलाई आज का दिन महिलाओं के लिए खुश होने की एक खास वजह लेकर आया। 12 साल पहले 2007 में इसी दिन देश को प्रतिभा पाटिल के रूप में पहली महिला राष्ट्रपति मिली थी। 19 दिसंबर 1934 को जन्मी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012 तक देश की 12वीं राष्ट्रपति रहीं। वो देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद ग्रहण करने वाली पहली महिला हैं। 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव में विजयी रहने के बाद 25 जुलाई 2007 को उन्हें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। और ब्रिटेन के आविष्कारक डनलप ने साल 1888 में आज ही के दिन टायर और ट्यूब तैयार किए थे, जिसने दुनिया भर में परिवहन व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया था। टायर ट्यूब के आविष्कार से परिवहन के साधनों की गति बढ़ी और ये काफ़ी आरामदायक और सुविधाजनक हो गया था। डनलप को टायर ट्यूब बनाने का ख्याल तब आया जब उन्होंने 1887 में अपने 9 साल के बेटे के लिए एक ट्राई साइकिल खरीदी। इस साइकिल में ठोस रबर के टायर लगे थे जो बेहद असुविधाजनक थे।